चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें ऑप्टिक्स में काफी आगे आ चुके हैं। हम लोग ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन में हम हाफ में हैं एक्चुअली में। ठीक है, रिफ्रैक्शन बस हाफ और बचा है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसी में हम लाएंगे और फाइनली खत्म हो जाएगा। तो ऑप्टिकल इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं और ये भी जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये भी बोर्ड को थोड़ा थोड़ा पसंद है। और ये चैप्टर नीट को भी पसंद है और ये चैप्टर जेईई को भी पसंद है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, आपको सवाल थोड़े से मुश्किल भी बनाए जा सकते हैं। आसान भी होते हैं, ज्यादातर आसान होते हैं, क्योंकि इसमें गिनी चुनी चीजें हैं। मैथमेटिक्स जो है इसकी फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती वाली सिचुएशन है। मतलब आपको उससे ज्यादा पूछे ही नहीं जा पाएगा कुछ। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर क्या पूछेंगे। तो जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लगभग मैं सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं समझाता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली में रिफ्रैक्शन का पार्ट है। देखते चलो होता क्या है, कैसे काम करता है। मान लेते हैं हमारे पास एक मीडियम का सेपरेशन है यहाँ पर। ये जो है, आपको ये जो एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, मिराज कहते हैं इस वाली सिचुएशन को। इसको मिराज कहते हैं, मिराज। और ये जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर वाला है। ऑप्टिकल फाइबर से याद आया, मैंने अपने घर में इंटरनेट घर में मतलब ऑफिस में इंटरनेट बदलवा लिया और मैंने लगवाया है उसका फाइबर, जियो का। ओहो कैसा तेरा सर नेट? भाई साहब, दिल खुश कर दिया उसने तो। वो अच्छा 150 चल रहा? एमबीपीएस का। हाँ हाँ यार, वो फोन में तो वो जो स्पीड सर नापने, वो मेरा सेम सेम प्लान है मेरा भी। हाँ स्पीड नापने वाला वो था ना मेरा, घड़ी की सुई मोबाइल में, वो सुई टूट गई उसकी। वो 100 तक की गिनती थी उसके पास, बेचारे के पास। वो तो 134 एमबीपीएस चला गया। दिल खुश हो गया, मतलब स्पीड देख के। 134 एमबीपीएस तो बहुत होती है। एक सर सौ उसमें कितने चौंतीस रुपए का सर? 1180, सही है सर। बस 1180। और उसमें टेलीफोन कनेक्शन भी दिया है, पता है। हाँ सर, उसमें आपको आईडी भी देंगे सर, ये 2-3 आईडी रहती है सर। हाँ जो भी कौन देंगे सा वो, पैक है मतलब सर, सिल्वर है क्या, ब्रॉन्ज या गोल्ड क्या चीज। पैक उसका? अब ये मेरे को गोल्ड नहीं पता। पैक है वो 150 एमबीपीएस। हाँ 150 एमबीपीएस गोल्ड है। गोल्ड पैक होगा। और फिर एक 1600 रुपए वाला भी है। वो उस पैक को क्या बोलते हैं। सर वो प्लेटिनियम सर का क्या क्या? डायमंड होगा वो शायद। डायमंड डायमंड होगा। है। ये सस्ते प्लान है यार, मतलब आप इतनी अच्छी स्पीड अगर ले रहे हो 1200 रुपए में या 1700 रुपए में, आई एम हैप्पी विद दैट। बढ़िया है। चलो इधर देखो। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो क्लास कर रहे हो, आप लोगों के पास भी इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कैसे आप लोग ठीक से मेरी क्लास देख पाओगे, सुन पाओगे, है ना। तो आपके पास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और सस्ता हो चुका है काफी चीजें, सब कुछ। और अभी तो झांसी में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एक तरह से ब्रॉडबैंड वॉर छिड़ा हुआ है। झांसी में क्या, और भी सही कई जगह होगा ये। चलो इधर देखो, मान लेते हैं ये मीडियम, नीचे वाला मीडियम है डेंस मीडियम और ऊपर वाला मीडियम है रेयर मीडियम। ठीक है। लाइट रे हम कहाँ से कहाँ भेजेंगे, हम भेज रहे हैं डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। क्या टेंडेंसी होती है लाइट रे की जब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो, बताएं बालकों। स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ जाएगी, गुड। स्पीड बढ़ जाएगी, आई एग्री विद यू। और नॉर्मल से दूर जाएगी सर। नॉर्मल से लाइट रे हमारे दूर जाने की कोशिश करेगी। जब भी लाइट हमारी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। तो बनाते हैं नॉर्मल से दूर। मान लो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो, और ऐसा बढ़ा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा बढ़ा दो कि वो लाइट रे दूर होते 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 अलोंग दी सरफेस निकल जाए। मतलब दूर होए होए होए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री। चलो नहीं। इस पर रुकते हैं थोड़ा देर के लिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर लिखते हैं, इसको कहते हैं हम, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं,
क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल सुनते चलो मजा आएगा। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, कितना हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। गुड। मान लेते हैं हमारा जो म्यू डेंस और म्यू रेयर का लफड़ा है, म्यू डेंस की वैल्यू जो है हम म्यू डी लिख लेते हैं और म्यू रेयर की वैल्यू हम लोग म्यू आर लिख लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा? तो इक्वल हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। आ हा, घर की खेती है तुम्हें। एक सर 1 1 होगा ना 90। सर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। 1 अपॉन म्यू डी। म्यू आर ओवर म्यू डी बेटा। हाँ म्यू आर। म्यू आर ओवर मतलब मैंने सॉरी किसने कहा एयर है? किसी ने कहा तुमसे कि एयर है रेयर मीडियम? नहीं रेयरेस्ट मीडियम जो है वो एयर होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। रेयर मीडियम यस कुछ भी सर। हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एयर हो जाता है। ठीक है, तो म्यू आर ओवर म्यू डी। इफ आई हमारा आईसी है, यानी कि क्रिटिकल एंगल, तो आर कितना हो जाएगा? 90 आर साइन 90, 91 हो जाएगा। साइन 90 हो जाएगा 1। यहां से साइन आई ओवर साइन आर चलेगा तो साइन आई सी ओवर 1, साइन 91 इक्वल्स टू म्यू आर ओवर म्यू डी। ये हमारा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने का तरीका। अब तुम्हारे एयर, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो मिलेगा वो एयर मिलेगा। इधर ऐसे लाइन बनाओ और ऐसे एरो बनाओ, जिससे कि ये पता चले कि हम बाकी का इधर लेफ्ट में लिखने वाले हैं। तो एरो क्या कह रहा है हमारा? इफ म्यू रेयर इज इक्वल्स टू 1 बोले तो एयर, और म्यू डेंस को खाली हम म्यू बोल दें, मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनी मीडियम, तो फिर म्यू डेंस की जगह हम केवल म्यू लिख देंगे। तो यानी कि साइन आई सी बराबर 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, यानी कि आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। कुछ समझ में आया बालकों? यस। बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? अरे बोल दो भाई। आ गया सर। पक्का आ रहा है समझ आ में? गया। यस सर। यस सर। ठीक है। ये सोनकर आई थी पिछली क्लास में क्या? नो सर। नहीं आई थी सर। ये आमतौर पे मैसेज करती है, क्यों नहीं आ रही है? आज नहीं किया। तो भैया ये याद करने वाला आइटम है, इसको रट लो। समझ गए कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के बराबर होती है। ये आपको जरूरत पड़ेगी। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 1 अपॉन म्यू के बराबर होगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी। इसको अच्छे से याद कर लो। अब हम लोग क्या है, इस पे आगे बढ़ाते हैं। मान लो, डायग्राम में आते हैं हम वापस से। मान लेते हैं जो जो भी व्यक्ति है, जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो रुकता नहीं है। वो क्या करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी अधिक कर देता है। अभी क्या होगा, लाइट रे अब अगले मीडियम में जाएगी ही नहीं। क्या होगा, लाइट रे कहां चली आएगी? वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। दिस इज कॉल्ड totally internal, this situation phenomena is called total internal reflection। यहां पर जो इस वाले को कहते हैं ग्रेजिंग। सवालों में आता है कि ग्रेज कर गई, ग्रेज करने का मतलब होता है कि अलोंग दी रे निकल गई, ग्रेज कर गई, और ये कर गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो जरा गौर से देखो बच्चों, TIR के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है काय के? क्रिटिकल एंगल के। है कि नहीं? अरे कहो हाँ।
Yes, हाँ sir. सर। क्रिटिकल एंगल से अधिक। तो आपको यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है? कंडीशंस फॉर TIR। ये एक जेन्युइन सवाल है बोर्ड के लिए। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोर्ड के लिए जेन्युइन सवाल है भाई साहब। और नीट पीट में ऐसा कुछ नहीं है। आते थे, जमाना था, अभी भी आ सकता है। अब सिंपल पेपर आ रहा है, कोई कुछ नहीं कह सकता आएगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता JEE में आएगा, आई डोंट थिंक सो। तो कंडीशंस फॉर, पर मजबूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा कंडीशंस। और इस बार वो भी आएंगे पता है, तो असर्शन रीजन टाइप के भी आएंगे और 2 केस स्टडी वाले सवाल आएंगे बोर्ड में। केस स्टडी जानते हो? हाँ सर। क्या जानते हो केस स्टडी वाले सवालों में? सर वो मतलब ऐसा रहता है कि अभी 2 आए थे सर केस स्टडी हमारे एग्जाम में भी, कैसे बताए सर हम आपको? बताओ ना, कैसे बताएंगे? कौन से आए थे सवाल? 2 ही आएंगे। और 2 आए थे सर, हम भूल गए सर, क्वेश्चन कुछ दिन पहले था सर, 1-2 हफ्ते पहले केस पेपर। स्टडी वाले सवाल तो भूले नहीं जाते हैं, वो तो ऐसे खट से याद हो जाते हैं। क्योंकि सर वो हमने अपने मन से नहीं करे थे ना, गूगल से करे थे इसलिए। तो मन से भी कर सकते हो उनको, गूगल से, लेकिन जानकारी तो चाहिए पड़ेगी ना कि कौन सी केस है। हाँ सर। जैसे कि एक सवाल आ सकता है, आया था, बढ़िया था तो मुझे याद है। पहले आते थे किस केस टाइप में आता स्टडी, है बताए सर, किस टाइप से पूछते हैं वो लोग? 4 नंबर के आते थे पहले केस स्टडी वाले सवाल। हाँ पूछो, किस टाइप के? जैसे एक प्रिज्म दे दिया सर उनने, हाँ उसमें से उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे उसने वो मतलब लेजर टॉन्च करी और इसमें मारी। क्या तो करिए? कुछ भी क्वेश्चन लेजर टॉन्च मतलब उस पर मतलब लाइट डाल रहा है उसके ऊपर, हाँ प्रिज्म के ऊपर। लेजर, हाँ। तो वो लोग उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब लेजर लाइट के ऐसे उसके ऊपर बेसिस पर। वो तो एक्टिविटी हो गई। उस टाइप का होता मतलब। अरे केस स्टडी यार, केस स्टडी गधा है तू। केस स्टडी नहीं समझता? समझते हैं मतलब सर हम कहीं वो। पर एक्चुअल वर्ल्ड में कहीं पर कुछ हुआ होगा, उसको लेकर के स्टडी। नहीं समझा? हाँ सर समझ गए सर। जैसे कि अभी दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप चाइना में पूरे तरीके से इंस्टॉल हो गया, तो वो एक केस स्टडी हो गई अब अपने लिए। नाउ वी कैन स्टडी दैट। अब हम बता सकते हैं कि वो टेलीस्कोप किस टाइप का टेलीस्कोप है, उसके अपर्चर क्या है, उसका क्या क्या है, सब चीजें। ये तो बहुत डीप हो गया, आपके में उतना डीप नहीं आता, आसान आता है। जैसे कि लेकिन वो जानकारी तो चाहिए पड़ेगी ना आपको साइंस की। केस स्टडी, जैसे कि केस स्टडी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स की जो डिस्कवरी हुई उसके केस स्टडी आ सकती है। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी किसने करी, कैसे करी, क्या है उसके बेसिस का हमारी डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे सब सवाल आते हैं उसमें, 2 3 4 पॉइंट आते हैं उनके सवाल। जैसे कि भोपाल की गैस की त्रासदी हुई थी। सर हमने आपको व्हाट्सएप पर भेजा। ठीक है, मैंने देख लिया। भोपाल गैस त्रासदी सुनी है? भोपाल गैस हाँ सर वो। ट्रेजेडी। हाँ Yes, सर। sir. Yes. हाँ, तो उसमें कौन सी गैस थी, कौन सी गैस इन्वॉल्व थी, और वो उस गैस को हम कैसे रोक सकते हैं, फिर सरकार ने क्या कदम उठाए, इसको लेकर के आप क्या करते टाइप के सवाल आते हैं। जैसे आप लोगों ने वो चेरनोबिल सुना है? यूक्रेन में हुआ था सर चेर्नोबिल हाँ, डिजास्टर। यूक्रेन, USSR, मतलब रशिया में, अब यूक्रेन अलग हो गया। रशिया में हुआ था, चेरनोबिल नाम की जगह है, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट था। ये आज तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर त्रासदी थी, पता है ये वाली बात? यस सर। इस पे एक हॉटस्टार पे एक सीरीज है चेरनोबिल नाम से, 6 एपिसोड की, 1 1 घंटे की। अब वो शायद पेड वाली वर्जन में है, 6 एपिसोड की चेरनोबिल नाम की सीरीज है। और इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। मतलब वो है तो सीरीज, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री, यानी कि उसमें बहुत ट्रुथ दिखाया गया है। इट्स एक्चुअली क्वाइट फैक्चुअली करेक्ट। वो जो सीरीज है उसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड वगैरह सब कुछ मिल चुका है। वो ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, और इतना सही उसमें बताया गया, इतने सही तरीके से सब चीजें बताई गई, दिखाया गया कि हुआ कैसे था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उस टाइम की गवर्नमेंट ने कैसे दबाया इसको, क्या क्या दबाने के लिए उन्होंने करना पड़ा, ये सब कुछ। छोटी सी सीरीज है, मतलब ये एजुकेशनल टाइप की सीरीज है, यू शुड वॉच। तो यहाँ पर कंडीशंस फॉर टीआईआर को लेकर केस स्टडी हो सकती है कि मिराज कैसे दिखता है, वो तो चलो एक जनरल केस हो गया, लेकिन केस स्टडी समझ लिया ना। अब कंडीशंस फॉर टीआईआर बात करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की कंडीशंस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहली कंडीशन क्या है? लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम, बताएं। डेंसर टू रेयर मीडियम। बिल्कुल सही।
light ray must go from this medium to rare medium। अब कोई भी एब्सोल्यूट डेंस नहीं होता, फिर इसीलिए डेंसर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? क्या है दूसरी कंडीशन? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहला तो हमारा ये था, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंगल ऑफ must be greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि I मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, और अगर आपको अभी याद हो तो I मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। ओहो, फिर बंद हो गया, होल्ड करें। यानी कि I मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। ये आपसे सवाल, मतलब ये जो है बोर्ड में पूछा जा चुका है, अभी भी कोई पूछ ले तो बुरी बात नहीं है। और आई जो है ग्रेटर देन इससे होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जस्ट वाली कंडीशन है ये। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको जस्ट वाली कंडीशन ही देखने को मिलेगी। आई हमारा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जस्ट बिल्कुल बराबर भी हुआ ना तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। टी इट इज अ TI, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is the phenomena of light ray coming back to its original medium while going from rarer medium to while denser medium to rarer medium। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा व्हाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट रे का अपने ही मीडियम में वापस लौट आना। रिफ्रैक्शन है ये, लेकिन फिर भी हमें रिफ्लेक्शन लिखना पड़ रहा है, काहे कि रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है। रिफ्रैक्शन के दौरान रिफ्लेक्शन हो गया, बड़ा अजीब है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अजीब है और बड़ा अच्छा भी है। ठीक है ना, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहा। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर हुआ और मिराज हुआ, ये इसका एक, इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको टोटल रिफ्लेक्शन की जो मैथ से छोटी सी वो समझ में आ गई होगी। क्रिटिकल एंगल निकालना बेसिकली है, और यदि TIR होना है तो वो क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि
हम लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, एक एक करके हम इनके एप्लीकेशंस को समझते हैं। एप्लीकेशंस भी आपके आते हैं बोर्ड में, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर के हमारे एप्लीकेशन। अच्छा, एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल होता है, एक सर्कल होता है। जब भी पानी में आप अंदर हैं और पानी के बाहर देखते हैं तो वो सर्कल सा दिखाई देता है। मैं फोटो ढूंढता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो यहाँ पर लेके आता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट सर्कल इन वाटर, पानी में जो सर्कल बनता है, मिल गया। यस, ये टिक 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 टिक। मैं अच्छी वाली फोटो लाऊंगा, ये तो छोटी है। ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, 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 अच्छी नहीं है। सर्कल दिखना है अपन को, है सर्कल दिखना चाहिए ऐसे। चलो ये ठीक ठीक है, ये वाली फोटो जो मैं अब लगा रहा हूँ ठीक ठीक है, ये बहुत अच्छी भी तो नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगी जब मैं इसके साइड में जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा, रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तब समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा होगा सर्कल, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सर्कल सा बन रहा यस है, सर। मतलब सर्कल सा आइडिया, थोड़ा बहुत सर्कल का आइडिया थोड़ा सा अपने को आ रहा होगा। अच्छा, एक और मैं ले लेता हूँ इमेज, उसमें थोड़ा बेहतर आइडिया है सर्कल का, फिर मैं इसके बगल में इमेज ड्रॉ कर दूंगा। वो जो मैं ड्रॉ करूंगा वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये है और ये है, इसको साइड कर लो, इस दूसरे को साइड कर लो। छोटी सी इमेज जो मैं इमेज बनाता हूँ, देखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो मछली वाला केस चल रहा है इधर। मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, पानी के नीचे का सरफेस है। मान लो पानी के नीचे का सरफेस है, इसमें कुछ गहराई पर एक डाइवर है, स्विमर जैसे ये थे, या फिर मछली है। मछली भी तो ऊपर देखती होगी तो उसे कैसा दिखता होगा वो दिखा रहा हूँ। मछली है, या एक काम करते हैं, मछली वछली सब छोड़ दो, बल्ब है, एक बल्ब, बल्ब, ठीक। कितनी गहराई पर, एच गहराई पर एक बल्ब है। एक बल्ब है। अब इस बल्ब से लाइटें निकलेंगी, ऑफ कोर्स। लाइटें निकलेंगी, इधर से लाइटें निकलेगी, रिफ्रैक्ट होगी, मतलब पानी से बाहर जा रही है, पानी के अंदर है ना, ऐसे समझो ये पानी के अंदर है तो बाहर जा रही है, ऐसे चली जाएगी। उसी तरह सेम टू सेम लेफ्ट साइड में भी होगा, इधर से लाइट रे निकलेगी, वो अगेंस्ट चली जाएगी। अवे जाएगी, ये वाली बात हमें पता है। अब मान लो हमने ग्रेजिंग वाली सिचुएशन ला दी, ये लाइट इधर निकली और ये ग्रेज कर गई, यानी कि ये बाहर नहीं निकली। और इसके आगे की अगर लाइटें निकालोगे तो वो तो बाहर टोटल इंटर्न रिफ्लेक्ट करके अंदर ही आ जाएंगी वापस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। मैं कह रहा हूं अब ये लाइट रे जो बल्ब से निकल रही हैं, ये मैंने ग्रेजिंग वाली बना दी, तो अब जो ग्रेज करेंगी उसके बाद की अगर आप कुछ भी बनाओगे तो वो तो टीआईआर कर जाएंगी।
सभी तरफ। ये तो मेरा मेरा जो बोर्ड है वो 2D है, अगर 3D होता तो सभी तरफ ऐसा होता कि जो जो लाइट रे होंगी, अगर तुम अब इससे क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल दोगे, दूर जाएंगी जो, तो वो TIR करके वापस आ जाएंगी। यानी कि अब मैं बाकी सब मिटा देता हूं, मैं केवल ग्रेजिंग वाली बना के रखता हूं, ठीक है ना। अंदर वाली भी मिटा देता हूं, क्योंकि अंदर वाली तो बाहर निकल, ग्रेजिंग जहां तक हो रही है वहां से अंदर लाइट रेस जो आएंगी गिरेंगी, वो सारी की सारी लाइट रेस क्या है, बाहर निकलेंगी। और वो जो, यानी कि ये वाला जो एंगल है, मैं बना देता हूं, नॉर्मल बनाया मैंने इधर पे, ये क्रिटिकल एंगल होगा IC, नॉर्मल बनाया, ये क्रिटिकल एंगल होगा IC। तो इसके अंदर यदि कोई लाइट रे, मतलब ये जस्ट इसका टॉप हो गया, इस टॉप से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को यदि मैं एक रेडियस मानूं, स्मॉल r लिखता हूं, तो इस रेडियस को लेकर के एक सर्कल बना लो चौचक सा, और भाई साहब वो सर्कल में के बाहर कोई भी लाइट रे नहीं जाएगी, सबरी लाइट रे इसी सर्कल से निकलेंगी। कहो हाँ। यस सर। यस सर। बता जल्दी से क्या कह रहा हूं मैं, डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्यों अलग लोग, क्या ये हाँ सर। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है यस सर। सभी को? बोलिए ईशा। यस सर। पक्का एकदम अच्छे से? यस सर। ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा है, मतलब मैंने तो बनाया ही है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो, अगर तुम पानी में होगे, तो अगर मान लो जो लाइट रे हैं वो हमें पता है रिवर्सिबल होती हैं, मतलब जैसे जो यहां से निकलेगी वो जाएगी, यानी कि कोई ग्रेस करते हुए अगर हम भेजेंगे तो वो अंदर घुस जाएगी। यानी कि जो भी लाइट रे हम इधर से, जैसे लौटते में अगर लाइट रे आ रही हैं ऐसे डालेंगी, तो वो इसके मुंह पर आने की संभावना है लौटते में। समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि बाहर से अंदर लाइट आना और अंदर से बाहर लाइट जाना बस इसी सर्कल के अंदर अंदर हो जाएगा, और इसके बाहर नहीं हो पाएगा। ये वाली बात एकदम फिक्स है। तो इस सिचुएशन को हम लोग, ये जो सर्कल होता है ना हमारा, सर्कल ऑफ वाटर इसको हम कहते हैं, सर्कल ऑफ लाइट एंड वाटर, सर्कल ऑफ लाइट। मछली को एक सर्कल ऑफ लाइट दिखता है। मछली अगर देखेगी आपको, जैसे इधर साइड में दिख रहा हो, इस पहले वाली इमेज में ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक ब्लैक जो हिस्सा है, इसको अगर तुम देख रहे हो ब्लैक ब्लैक हिस्से को, यानी कि उसमें वो, अगर लाइट रेज वहां पर पड़ रही है तो वो अंदर नहीं घुस पा रही है, मतलब इस आदमी को नहीं दिखाई दे रही है। जैसे यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक सर्कल सा बन गया इस आदमी के लिए, मतलब जिसने भी फोटो ली है उसके लिए ये सर्कल जैसा कुछ बन गया, तो ये सर्कल ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये अपना पहला एप्लीकेशन हो गया, सर्कल ऑफ लाइट वाला। ठीक है ना? तो ये जो सर्कल ऑफ लाइट है, ये पहला एप्लीकेशन कह सकते हो तुम। अगर हम इस सर्कल ऑफ लाइट की रेडियस निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ बल्ब इज, कितनी दूरी पर मान लें हम बल्ब को, निज गहराई में, इफ बल्ब इज कितनी गहराई पर है, h मीटर डीप। प्रिंस क्या फोटो भेज रहा है तू? अरे पगला है जी, कैमरे की फोटो है जी गधा। कैमरे से वो एक सर्कल वाला कैमरा आता है, ऐसी फोटो वो लेता है। आप ही ने बोला ना सर सर्कुलर लेता, तो ऐसे ही लेता होगा सर। नहीं नहीं, सर्कल ऑफ लाइट वो कैमरा है यार, वो अलग चीज है। ये नॉर्मल कैमरा, अपने मोबाइल फोन के कैमरे से अगर पानी के अंदर घुसने के बाद तुम बाहर की फोटो खींचोगे तो एक सर्कल सर्कल सा दिखाई देगा तुम्हें, हवा उसका, लाइट का, उसको सर्कल ऑफ लाइट कहते हैं। इफ बल्ब इज h मीटर डीप एंड सर्कल ऑफ लाइट is small r, then क्रिटिकल एंगल tan IC बराबर, देखो ये भी एंगल IC हो जाएगा,
तो 10 IC बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर। कहो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये हमें पता है सर्कल लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल जिम्मेदार है, क्रिटिकल एंगल तक की लाइट दिखाई देगी, उसके बाद नहीं। यानी कि जो यहाँ पर थीटा हो जाएगा tan थीटा, वो IC वाला एंगल होगा, tan IC बराबर परपेंडिकुलर r अपॉन बेस हाइट h। तो हमें tan थीटा निकाला इससे, सो साइन IC कितना हो जाएगा? ट्राइंगल बना करके साइन IC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो और सुनते चलो। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन IC किसके बराबर होता है? 1 अपॉन म्यू के। यस सर। तो इस वाले से tan IC कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 1 ही रहा, और नीचे बेस चाहिए, तो बेस कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर, माइनस 1। मी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। तो ये tan IC आ गया। अब एक काम करो, तुम चाहे तो इन दोनों को बराबर कर दो अगर जरूरत है तो, और अगर जरूरत है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही tan IC हैं, ठीक है ना? सो R अपॉन H किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के। से यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो R की वैल्यू निकालनी थी ना आपको, कितना आ गया? h अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। मान लो R और H दोनों दिए हैं और आपको म्यू चाहिए, तो फिर इस वाले साइन IC को इसके बराबर कर दो। R और H दोनों दिए हैं, तो इस वाले साइन IC को, और म्यू पूछा है तो उसके बराबर कर दो। सर्किल ऑफ लाइट, समझ में आ गया सभी को? सर्किल ऑफ लाइट का ड्रामा। यस सर। इसके सवाल देखो कितने प्यारे प्यारे होते हैं, कितने अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं इसी सर्किल ऑफ लाइट के सवाल को। आपसे ऐसे कहते हैं एक मछली है, वो 2 मीटर गहराई पर है पानी में, वो उसके लिए सर्कल ऑफ लाइट क्या है? तो सिंपल हो गया, ये तो यही फॉर्मूला लगना है, यही सब कुछ। एक सवाल दूसरा, एक तालाब में इतनी गहराई पर एक वाटरप्रूफ लाइट फेंक दी गई। अब उस तालाब में से वो लाइट बाहर निकल रही है, उस जितने हिस्से से बाहर निकल रही है, ये नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला, ये उन्होंने कहा तालाब में से जो रोशनी बाहर आ रही है उसको ढकने के लिए क्या एरिया की प्लेट लगेगी? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या कह रहा हूं मैं? फिर से बोलने दो मुझे, क्या कह रहा हूं यस मैं? सर। तो एरिया हाँ, पूछ रहा हूँ एरिया सर्कल का। पूछ रहा है सर्किल का। मतलब अगर जैसे ये बल्ब है और वो हमसे कह दे इससे जितनी लाइट बाहर आ रही है उसको ढकने के लिए, वो लाइट भी बाहर ना आए, कितने एरिया की चद्दर ढकनी पड़ेगी, तो मिनिमम कितने एरिया की चद्दर ढकनी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसका पूरा एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर करके। आर कैसे निकालेंगे? अभी अभी निकाला हमने ताजा ताजा, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई का और आर से स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारे एरिया का। समझ गए सभी लोग? यस सर। पक्की यस बात? सर। बोले यस बोले सर। पक्की बात। यस सर। एक और एप्लीकेशन आता है, बाकी जो अच्छा वाला एप्लीकेशन है वो दूसरा जिसके सवाल बन जाते हैं, वो है अपना, क्या कहते हैं उसको अपन, ऑप्टिकल फाइबर। सर जैसा उस दिन करा था, कितने रिफ्रैक्शन बाद बाहर निकलेगा वाला, हाँ तो वो ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन, फाइबर। बिल्कुल और सही, वो उसमें ऑप्टिकल TIR। फाइबर का वो इसमें TIR से वो ऑप्टिकल फाइबर का भी वो सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना? वो प्योरली ऑप्टिकल फाइबर का भी सवाल हो सकता है। मैं ऑप्टिकल फाइबर वाली फोटो मैंने बनाई तो है, शायद कहीं ना कहीं पर तो बनाई है, मैं दिखाता हूँ।
और फिर मिराज तो है ही, मिराज में तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस तो देखे नहीं ऑप्टिकल फाइबर के, तुमसे जरूर कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। अच्छा तो ऊपर भी तो था ऑप्टिकल फाइबर, अंदर भी हो सकता ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तुम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर कहीं देखे हैं असली में? ऑप्टिकल फाइबर जो वाईफाई कनेक्ट आता है जिससे। तो तुमने अंदर से नहीं देखे होंगे ना वो तो। हाँ सर देखे अंदर से। पक्का? हाँ सर पक्का, हमें सामने कटिंग हुई थी। सर मैंने देखे एक बारी, वो जो सर वो आता है ना, शो पीस टाइप आता है, वैसे ही कुछ है ना ये? वही है, एग्जैक्टली वही है। देखो डेटा ट्रांसमिशन की कई सारी तकनीकें हैं। अब तुम लोग को अगर पुराने वाले जो वो याद हो टेलीफोन, उसके लिए ऐसे वायर बिछाई जाती थी, ठीक है ना? वो जो केबल हुआ करती थी उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन होता था, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन होता था। जो अभी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर गिराई जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर बनाने की कोशिश में है वो जो जाल है जियो, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर वो। और जियो ने तो समुद्र के भीतर से वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी है, पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिछा रखी है समुद्र के भीतर से अंदर, बड़ी सी बहुत दूर ले जा रखी है। आप इसको पढ़ना कहीं अगर मिले, आपको पता करना है इसको, ठीक है ना? अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी अब हाँ, वो तो अभी मतलब अभी लेटेस्ट अंडमान निकोबार पे आई है, गुड। अंडमान निकोबार पे अभी लेटेस्ट उसको लाया गया है। लेकिन जो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, वो डेटा ट्रांसमिशन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करती है। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन में के ट्रांसमिशन में डेटा के फॉर्म में, मोबाइल फोन मतलब टेलीफोन कह रहा हूं, मोबाइल फोन के लिए जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा में मतलब ऐसे ही रैंडमली आ जाती है कहीं से भी। तभी क्या होता है कि जब हम कहीं पर अंदर बंद होते हैं तो, या फिर कहीं पर फैराडे केज बन जाता है, तो वहां पर कनेक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर घुस नहीं पाती, तो हमारे लिए दिक्कत होता है, नेटवर्क चला जाता है। कार में यदि एंटीना हटा दो तो तुम कार के अंदर से फोन के बात नहीं कर पाओगे, लिफ्ट में बात नहीं हो पाती, एंड सो ऑन। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो केस है ना, वो बहुत ही सिंपल, प्लेन और सिंपल है। वो कर वही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है, मतलब वायर के भीतर लाइट को भेज रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? अगर वायर के भीतर तुम भेजोगे तो वो कहीं बाहर नहीं जा पाएगी, और वायर के थ्रू ऐसे 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 आ जाएगी। देखो कैसे होता है ये सब। ये जो है हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर बना रखी है, इसको ध्यान से देखें। इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो बना रखी है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं कोर और दूसरे को हम कहते हैं क्लैडिंग। कोर अंदर का मटेरियल होता है, क्लैडिंग बाहर का मटेरियल होता है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो दो तरह का मटेरियल होता है, कोर और क्लैडिंग। कोर अंदर का मटेरियल होता है, बाहर का क्लैडिंग होता है। तो म्यू कोर और म्यू क्लैडिंग, जरा सोच के बताओ, म्यू कोर अधिक होगा कि म्यू क्लैडिंग अधिक होगा? अरे भाई, कोर अधिक होगा कि क्लैडिंग सर अधिक म्यू होगा? क्लैडिंग अहेड होगा ना? नहीं होगा, हाँ? कोर अधिक होगा, तभी तो लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। देखो क्या होता है, लाइट रे यहां पर आपको दिखाई दे रही है, बाहर से एंटर करी, इधर ऐसे एंटर करी, एंटर करने के बाद जब ये कोर में घुस गई, अब कोर से कहां निकल रही है, देखो जरा देखते चलो। कोर से ये कहां निकलना चाहती है, यहां पर हमने नॉर्मल बना दिया, ये हो गया हमारा एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब ये कोर से निकलना कहां चाहती है, बाहर। लेकिन यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल से, यहां पर जो क्रिटिकल एंगल होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी पता है? आई क्रिटिकल, यहां पर जो होगा वो होगा साइन इनवर्स म्यू रेयर, मतलब म्यू क्लैडिंग डिवाइड बाय म्यू कोर। अगर जो आपका आई जो है इस वाली वैल्यू से अधिक आता है, तब तो ठीक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट रे जो होती है
वो TIR हो चुकी होती है। फिर अगली बार भी जब टक्कर करती है तब भी यही होता है। ये एंगल तो और बड़ा है, अगली बार टक्कर करेगी तो यही होगा, एंगल और बड़ा है, यानी कि लाइट रे अंदर ही अंदर टक्कर कर रही है और टक्कर करते 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 दूसरी तरफ। यानी कि यहां पर होगा क्या, अगर जैसे तुमने यहां पर एक बल्ब रख रखा होगा। सर एक बात पूछूं, ये बोलिए। साइन इनवर्स म्यू क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर जो है, हाँ म्यू क्लैडिंग अगर ज्यादा होगा तभी तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी ज्यादा आएगी हाँ और तभी आईसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो म्यू क्लैडिंग म्यू कोर से बड़ा नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे एक बार समझने दो, पहले मैं डायग्राम बना लूं बढ़िया सा। मतलब अगर बल्ब जल रहा होगा एक छोर पे तो दूसरे छोर पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये सब दिखाई दे जाएगा। अब तुम्हारी बात के कोर और क्लैडिंग, लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए TIR के लिए, कहो हाँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंस से रेयर में जाना चाहिए। यस सर। तो यस सर। जरा ध्यान से देखो, TIR जहां हो रहा है वहां पर लाइट रे कोर से क्लैडिंग में ही तो जा रही है। यस सर। लाइट रे यहां पर कोर से क्लैडिंग में ही तो जा रही है। तो कोर अधिक होगा कि नहीं क्लैडिंग सर, मैं अधिक? ये बोल रही TIR, हूँ कि अरे कंडीशंस फॉर TIR ऊपर लिखी कोई, तब कोई ऑब्जेक्शन था उनमें? जो ऊपर यस कंडीशन सर। लिखी TIR की उनमें कोई ऑब्जेक्शन है? नो बोलो, नो नहीं है सर। नहीं सर। नहीं है। यहां पर जो तुम्हारा समस्या है वो मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर तुम कह रही हो आईसी की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आईसी की वैल्यू अधिक? कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम। आईसी की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा? नहीं समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? और जो तुम कह रही हो आईसी की वैल्यू अधिक, उसमें तो वो 1 से भी अधिक हो जा रही है। तुम्हारे हिसाब से क्लैडिंग यदि अधिक हो जाएगा, सोचो जरा, सोचो, तुम बुद्धि का प्रयोग करो। अगर म्यू क्लैडिंग अधिक हो यस। गया तो साइन आईसी की वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो गई? यस सर। होती है क्या? नहीं। साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? +1। +1। उससे अधिक तो नहीं हो सकती। नहीं। तो किसी भी हालत में साइन आईसी की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगी, यानी कि किसी भी हालत में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइट रे यहां पर कहां से कहां जा रही है? कोर से क्लैडिंग। तो ऊपर क्लैडिंग आएगा और नीचे कोर आएगा। जहां से जाती है वो नीचे आता है और जहां को जाती है वो ऊपर आता है। यस और नो? क्लैडिंग μ2 हो गया, ये μ2 हो गया और ये μ1 हो गया। समझ रहे हो? यस सर। तुम फिर से, अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो बात करो मेरे से, क्या नहीं आया समझ में बताऊंगा। नहीं नहीं आ गया आपसे। ठीक है। तो ये जो है तुम सोच रही हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे भाई जो आईसी है वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। अब तुम्हें भेजना है अपना, जो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस भेज रहे हो वो तुम्हें भेजना है, क्रिटिकल एंगल से अधिक भेजो ना। क्रिटिकल एंगल यस सर। जितना कम होगा उतना बढ़िया। समझे कुछ? कम। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अच्छा हाँ। लिए क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डायमंड के लिए उल्टा समझ सबसे गया कम था। होता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। क्रिटिकल एंगल सबसे कम काय के लिए होता है? डायमंड के लिए। डायमंड के लिए। समझ गए? जितना कम होगा उतना बढ़िया TIR मिलेगा अपने को। डायमंड होने से TIR होता है। प्रिज्म से भी TIR करवाया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है बच्चों, वो प्रिज्म से भी करवाया जाता है। अब आपको कुछ, जैसे कि कुछ और हैं एप्लीकेशन में। मिराज हो गया एक, और दूसरा कौन सा है? एक और एप्लीकेशन है, मिराज हो गया,
और घोस्ट शिप भी होता है एक, और क्या होता है, डायमंड। डायमंड और दूरबीन में भी होता है, पर वो ऐसा कुछ बताने का खास दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है उसमें। डायमंड जो है, डायमंड तब तक नहीं होता जब तक कि उसकी सही और मस्त कटिंग ना हो जाए। डायमंड एक पत्थर होता है, सुनना ध्यान से, डायमंड एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो उसको अगर सही से पॉलिश कर दिया जाए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। केवल पॉलिश करने से, मस्त घिस दो से, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना अधिक होता है जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक तो क्रिटिकल एंगल कम, क्रिटिकल एंगल कम तो लाइट रे जब उसमें घुसती है तो फिर उसे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर उसके हम मल्टी कट कर दें तो लाइट रे जब घुसेगी तो उसके बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? यस सर, पक्की बात? यस सर। और मिराज तो तुम लोग जानते ही हो। तो ये जो मैंने छोड़ दिए हैं ये आपको लिखना है, इनकी थ्योरी जो है वो आपको लिखनी है बोर्ड वालों को। जिनको बोर्ड देना है उनको थ्योरी लिखनी है, जिनको नहीं देना उनको कुछ नहीं लिखना। फालतू का है ये लिखने वाला आइटम। जिनको बोर्ड देना है, ये मिराज है, ये असल में आगे पानी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे फील हो रहा है कि पानी है वहां पर। समझ गए? यस यस पानी असल में है नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे फील हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा फील उसमें भी होता है, किसमें? डेजर्ट्स में। सर, गरम रोडों पे भी तो होता है। हाँ, तो गरम रोड वाला तो फोटो खींच दिया ना मैंने सामने, नहीं दिख रहा? फोटो दिख रहा हाँ है कि नहीं सर। दिख रहा है? हाँ और डेजर्ट वाली फोटो आ गई अभी, और डायमंड वाली फोटो आ गई। एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल वेरी लो होता है डायमंड के लिए। तो इस प्रकार से हमारी कक्षा आज की समाप्त होती है। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। कल मिलते हैं हम लोग इसके कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आते रहिए इसी चैनल पर, फिर से मिलेंगे। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। वेलकम बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।